हेलो, वेलकम टू सरित क्लासेस। स्वागत है आपका डे 3 जो कि है हमारा ज्योग्राफी के। हम यहाँ पे 10 सवाल करने वाले हैं। वो हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं। और देखिए जो आपका जो डे 3 है काफ़ी दिनों बाद आपके पास प्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि हम बैकएंड में काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर रहे थे और हम अपने कुछ पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट तैयार कर रहे थे। उसमें समय लग गया। अब आपके लिए हम आपकी सेवाओं में हाजिर हैं और आपको कंसिस्टेंट हम अभी 8 अक्टूबर तक हमारा पूरा प्लान है। आपको डेली हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और वो एकदम इतना बढ़िया कंटेंट होगा, डायरेक्ट आपके जो पेपर है उसके अंदर आपको हेल्प करेंगे। और अभी हम क्या करने वाले हैं हमारे पास कुछ सवाल आए थे विद्यार्थियों की तरफ से, वो आपसे थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। माजिद अली कह रहे हैं कि सर जो रिवर का फ्लो होता है, स्टीप जो होती है, कोई भी स्लोप होता है, वहां पे तो ग्रेविटी की वजह से है, लेकिन उसके अलावा जो प्लेन है वहां पे नदी कैसे फ्लो करती है। तो यहाँ पे माजिद जी आपको थोड़ा ध्यान देने की ये जरूरत है। मान लीजिए अगर कोई रिवर है, राइट, हम एक बार यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो पहाड़ होता है ना, वो काफी आगे एक्सटेंशन तक इस तरीके से क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, राइट। हम जो बेसिकली देखते हैं, जो हमारे को विजिबिलिटी वाला जो एरिया होता है, ये मान के चलिए आपका माउंटेनियस एरिया है। ये क्या है आपका माउंटेनियस एरिया। अब जो माउंटेनियस एरिया है, इसके बाद आपका आता है प्लेन, राइट, जिसको अगर हम यहाँ पे स्टेट वाइज बात करें, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, यहाँ पे बिहार हो गया, ये पूरे पूरे क्या आते हैं, राज्य आते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जो लोअर पोर्शन है, ये आ गया आपका वेस्ट बंगाल। ये मैंने 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि एज पर जो WM डेविस है, उन्होंने जो पूरी स्ट्रक्चर होती है उसको डिवाइड किया था, जो मींस लाइफ साइकिल एक रिवर की, उसको उन्होंने बोला था 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला था यूथफुल, राइट, सबसे पहला था यूथफुल, फिर उसके बाद था मैच्योर, मैच्योर के बाद आता था ओल्ड एज, राइट। अब यहाँ पे यूथफुल का मतलब क्या है? यूथफुल मतलब कि यहाँ पे रिवर के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम एनर्जी है, और स्पीड भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब एक बात बताइए, जब किसी चीज के पास स्पीड ज्यादा होती है, क्या उसके अंदर मोमेंटम रहता है या नहीं रहता? ऑब्वियस सी बात है, मोमेंटम रहता है। इसलिए जैसे ही वो मैच्योरिटी के अंदर एंटर करती है ना, मोमेंटम उसके पास होता है, एनर्जी थोड़ी होती है, लेकिन कंपैरेटिवली यूथफुल स्टेज के कम होती है, राइट। तो जिसकी वजह से ये कंसिस्टेंट आगे फ्लो करती रहती है और यहाँ पे 2 से 3 डिग्री का स्लोप होता है, राइट। जो हमें एकदम प्लेन दिखता है ना, एज पर अगर पानी की लैंग्वेज में अगर आप देखें तो वहां पे आपको स्लोप दिखाई देगा। अगर सेम कंसेप्ट अगर आप किसी खेत के अंदर अप्लाई करें ना, वहां पे आप खुला पानी छोड़िए, देखिए पानी अपने आप मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा अलग अलग डायरेक्शन में, राइट। वहां पे भी आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि स्लोप होता है, और पानी को तो 0.1 डिग्री का भी कहीं पे अगर टिल्ट मिलता है उसके लिए फ्लो करने के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। और यहाँ पे जो ओल्ड एज है, ये जो थर्ड यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ओल्ड एज। ओल्ड एज बेसिकली क्या होता है, जो पानी की यानी जो रिवर का जो लाइफ है वहां पे फिनिश हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या बनेंगे, अब डेल्टा बनेंगे। और जो रिवर है किसके साथ मीट हो रही है, ओशन के साथ जाके मीट हो रही है, राइट। तो अभी जो आपका सवाल था, सवाल ये था कि अगर पानी नीचे आ रहा है, राइट, यानी रिवर नीचे आ रही है ग्रेविटी की वजह से, तो उस पे उसके पास स्पीड है, लेकिन उसके आगे वाले के पास, मतलब अगले जो पोर्शंस हैं प्लेन में, वो कैसे मूव करती है। आंसर आपको मिल गया है। अगला सवाल क्या पूछा गया है? अगला सवाल ये पूछा गया है शिवम जी के द्वारा कि रवि पी अग्रही की सीरीज स्टार्ट कीजिए। देखिए जैसे टाइम टेबल तैयार हो जाएगा, आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट भी शिवम जी के द्वारा ये डाइवर्जेंट एंड कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। देखिए शिवम जी, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री नहीं होती है, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, राइट। थोड़ा सा आप टाइप करने से पहले थोड़ा ध्यान से देखिए कि कौन सा शब्द आप टाइप कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल राइट सेंस आए। लेकिन आपका सवाल समझ में आया नहीं है मेरे को। आपने लिखा है कि सर डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन का भी तो डिवीजन और सकते हैं क्या? ओके, जैसे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन का होता है। देखिए जो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। ध्यान से देखिए, जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है ना, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, वहां पे ब्रेकेज कैसे होगी? यहाँ पे ऑलरेडी क्रैक होता है, ये जो है ना, ये ऑलरेडी क्रैक है, अब जिसको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रिज, राइट। इस मिड ओशनिक रिज से कंसिस्टेंट क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है, और वो यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है। क्रैक आपको यहाँ पे सेंटर पे मिलेगा और उसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का आपने बिल्कुल सही बोला कि जैसे जैसे वो टकराती है
उसके अंदर क्रैक्स डेवलप होते जाते हैं, राइट, तो वो टूटती है, राइट। अगर इस पीपीटी के बैकग्राउंड में आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग जो कंट्रीज यहाँ पे शो हो रही हैं, जैसे फिनलैंड हो गई, स्वीडन हो गई, ये क्या डिपेंड कर रही है कि अलग अलग प्लेट हैं वो ब्रेक हुई है, टूटी हैं, राइट। उसके बाद अगला सवाल क्या है, इसके बाद है प्रीलिम्स के ऊपर फोकस, आप वीडियो बनाए, बिल्कुल अभी हमने स्टार्ट कर दिया है। वीना कुमारी जी कह रही है कंटेंट काफी अच्छा लग रहा है उनको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। और आपने ये भी बोला है कि हम 100 सवाल करवाएं, नियरली नहीं, हम मोर देन 100 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रीवियस जो क्वेश्चंस है। अच्छा, हमारी टीम ने आपको रिप्लाई भी कर दिया है, ऑलराइट। आपने ये भी बोला है कि और वीडियो डालिए सेम टॉपिक पे, जरूर, हमने आज से वीडियो स्टार्ट कर दी है। आदित्य शर्मा, हाँ आदित्य शर्मा जी हमारे पेड स्टूडेंट हैं, इन्होंने बोला है कि आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, बिल्कुल आप फॉलो करते रहिए, बहुत एक्सीलेंट कंटेंट आपको मिलने वाला है। सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बनाया हुआ कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है। एविल स्पैरो कह रहे हैं कि इनको वेस्टर्ली प्रॉपरली समझ में नहीं है, चलिए दोबारा समझा देंगे। साहिन अली जी कह रही हैं थैंक यू सो मच, इनके लिए हमने एक स्पेशल लेक्चर, अच्छा जी, इन्हीं के कहने पे ही बनाया था हमने, ऑलराइट। तो चलिए आज इतने ही हमारे पास सवाल आए थे। अभी हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने आज के सवालों पे। आज हम क्या करने वाले हैं, 10 सवाल करने वाले हैं, और ये सारे सवाल है हमारे प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उसी के आधार पे ये सारे सवाल आ रहे हैं। देखिए मैंने इससे पहले एग्जैक्ट इसी की रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो के अंदर लैग आ रहा है, इसलिए मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, इसलिए आपको मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कैमरा इसके साथ अटैच होते ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऑडियो बिल्कुल सही कैच कर रहा है ये सिस्टम, लेकिन वीडियो सही नहीं आ रही है। तो आपका आज का सबसे पहला सवाल क्या है, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछता है, 1 मिनट का टाइम दीजिए। द एक्सटेंसिव टाइप ऑफ लॉयन आर मोस्टली फाउंड इन, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, आंसर है इसका गुजरात, राइट, जिसमें आपको जो लॉइन मिलते हैं वो है एशियाटिक लॉइन। आंसर आपके सामने है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता चल गया था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, गोलन हाइट्स कंट्री ए और बी, इनमें से कौन सी कंट्री ए का मींस कौन सी कंट्री ए है, कौन सी बी है, आपको ये बताना है। तो इजिप्ट, नो ये गलत हो गया, इजराइल, सीरिया, ओके, ठीक है। उसके बाद आता है इजिप्ट, इजराइल नहीं। यहां पे देखिए जो कंट्री ए है, ये पूछा गया है बिलोंग्स टू कंट्री ए, यानी कि किसका है वो, सीरिया का है, और किसने कैप्चर किया है, इजराइल ने कैप्चर किया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ये अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते ना, आप ये मार्क करके आते हैं इजराइल और सीरिया, राइट, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन वाइज देखिए, यहाँ पे मैं मैप में दिखाता हूं आपको, डायरेक्शन वाइज अगर लेके चलते इजराइल ही पहले आता है, राइट, कई बार ये गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पे पूछा गया है किसका था, सीरिया का, कैप्चर किसने किया है, इजराइल ने कैप्चर किया है। और ये आपका गोलन हाइट है। आपको कौन सी और लोकेशन ध्यान रखनी है, लेबनान आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, अमोनिया था या कौन सा केमिकल था जिसमें आग लग गई थी और काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था। और जॉर्डन, आप लोकेशन ध्यान रखिए जॉर्डन की क्या है। और यहाँ पे आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आप काफी डेडिकेटली फॉलो कर रहे होंगे, कि जो यहाँ पे इजराइल और हमास के बीच में, यानी आई और एच के बीच के अंदर जो यहाँ पे क्लैशेस हुए थे, उसके पीछे के क्या रीजन थे, राइट। तो चलिए अपना नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, क्रॉप विच ग्रोज इन एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कौन सी होती है, कहां होती है, नीचे कमेंट में बताइए। थोड़ी सी आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए ये सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल पूछे गए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे पूछा गया है एलुवियल सॉइल और रेनफॉल के कॉम्बिनेशन के हिसाब से बताइए कि कौन सी यहाँ पे फसल है जो बोई जाती है। आपका बिल्कुल सही जवाब, राइस ही ऐसी फसल है जो बोई जाती है। एलुवियल सॉइल दिखती कैसी है, एलुवियल सॉइल ब्राउनिश कलर की होती है थोड़ी सी, और ये आपकी क्रॉप है, राइट। सिंपल सा सवाल पूछता हूं, जैसे ही दाने आते हैं किसी भी क्रॉप के अंदर, वो झुक क्यों जाती है, सिंपल सा आंसर है, ये झुकती इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वजन हो जाता है, और इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही कमजोर होती है। ऑलराइट, द ग्रेट फिलोसोफर शंकराचार्य एडवोकेट ABCD। आंसर बताने से पहले बताइए, क्या ये जो फिलोसफीज हैं, अद्वैत, द्वैत, हिंदुइज्म, ऑल्ट्रिज्म, ये क्लियर है या नहीं है? अच्छा, कोई आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, इसको अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कलर चेंज करना है मुझे पहले, अरे कलर
चेंज करना है, रेड कलर में आपको मैं समझाता हूं। देखिए जो हमारा कंसेप्ट है ना द्वैत का, वो क्या बोलता है, एक हमारा परम ब्रह्म है, यानी कि जिसको हम भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, राइट, जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं। ये ब्राह्मण रिलीजन वाला नहीं है, ये परम ब्राह्मण है, राइट। तो यहां से आप इसको मान के चलिए सूरज, राइट, मैं समझाने के लिए लेके चल रहा हूं। सूरज में से जैसे कंसिस्टेंट क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है, इसी तरीके से इसको सूरज ना बोल के हमारे जो ग्रंथ है उसमें बोला गया ब्राह्मण, राइट, ब्राह्मण बोला गया, या फिर आप इसको परम ब्रह्म बोल सकते हैं। इसमें से जो लाइट नुमा जो चीज निकलती है उसको बोला गया आत्मन, राइट, क्या बोला गया उसको, आत्मन। और ये आत्मन क्या करती है, एक संसार है, राइट, उसके अंदर क्या करती है, एंटर करती है। जैसे ही संसार में एंटर करती है उसको एक शरीर मिलता है, राइट, यानी कि जन्म होता है, फिर उसके बाद वो अपनी जवानी पूरी जीता है, फिर उसको बुढ़ापा आता है, फिर उसको डेथ हो जाती है, यानी कि वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाता है जिसमें लाइफ डेथ लाइफ डेथ लाइफ डेथ लाइफ डेथ, ये कंसिस्टेंट ऐसे चलता जाता है। तो ये क्या हुआ, माया चक्र बोला जाता है इसको, कि आप माया के प्रभाव में आ गए और माया के जो प्रभाव की वजह से इस चक्कर से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आत्मा का जो मेन मोटिव था इससे बाहर निकलना था। कुछ टाइम बाद होता है क्या है कि जो आत्मा है उसकी सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि अरे मुझे इससे बाहर निकलना है, वो क्या करती है, अपने आप को इस चक्कर से बाहर निकालती है। यानी कि जो यहाँ पे संसार जो शब्द है, राइट, संसार से आत्मा क्या करती है, बाहर निकलती है। राइटिंग प्रॉपर आ नहीं पा रही इस पे, आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ट्राई करता हूं और बेटर लिखने की, एक मिनट दीजिए। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, कहां गए भाई। तो ये जो स्टेप है आत्मा का माया चक्कर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है, राइट, इंग्लिश में इसको साल्वेशन बोलते हैं, साल्वेशन कहलाता है। जब ये दोबारा विलीन हो जाती है किसके अंदर, ब्रह्म के अंदर। अब यहां पे फिलॉसफी स्टार्ट होती है द्वैत और अद्वैत की, ये थोड़ा समझिएगा। ये मैंने बैकग्राउंड सेट किया है ताकि आप समझ पाए कि ये स्टार्ट कहां से हुआ है। सबसे पहले एक ब्राह्मण यहां पे कंसेप्ट लिया गया है, उसमें से जो एक एनर्जी का सोर्स निकला है उसको आत्मन बोला है। आत्मन जाके किसमें ऐड हुई है, माया के अंदर, यहां पे शरीर को धारण करती है, जन्म मृत्यु एक कंप्लीट साइकिल चल रहा है। इसके बाद थोड़ा टाइम तो नहीं होता, काफी लंबे टाइम बाद आत्मा को समझ में आता है कि भाई मेरे को इससे बाहर निकलना है, यानी कि मोक्ष प्राप्त होता है। इसके बाद जो वो दोबारा विलीन होती है ना, यहाँ पे दो कंसेप्ट लिए गए हैं, एक तो है समुद्र के अंदर पानी की बूंद का मिलना, और एक कंसेप्ट ये लिया गया है कि एक हरे रंग का पेड़ है और उसके अंदर एक हरा तोता बैठा हुआ है, राइट। तो ये क्या कंसेप्ट बताता है, जैसे समुद्र के अंदर एक पानी की बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरीके से आत्मा जब ब्रह्म के अंदर जाके मिल जाती है, आत्मा का खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये फिलॉसफी कहलाती है अद्वैत। अद्वैत का मतलब है सिंगल, एवरीथिंग इज वन। द्वैत क्या बोलता है, द्वैत ये बोलता है कि भाई ये वृक्ष है, हरे रंग का है, नो डाउट, लेकिन तोता भी किस रंग का है, हरे रंग का। लेकिन तोते की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है उस पेड़ के अंदर, ऐसा नहीं है जो पेड़ के पत्ते करते हैं वही तोता करता है, नहीं, तोते की बिल्कुल अलग आइडेंटिटी है। तो ये क्या हो गया, डुअलिटी, यानी द्वैत। ये कंसेप्ट समझाया गया है कि मोक्ष के बाद आत्मा का कोई अपना वजूद नहीं रहता, ये बोला जाता है बी, यानी कि अद्वैत के द्वारा, राइट, सब कुछ एक है। और द्वैत क्या बोलता है, द्वैत का मतलब होता है ड्यूल, यानी दो, यानी कि भाई ब्रह्म है उनका भी अस्तित्व है और आत्मा है उसका भी अस्तित्व है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहां पे बताइए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, आंसर बता दूंगा क्या है। उसके बाद आता है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म क्या है, सिंपल अगर आपसे पूछा जाए, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, राइट, ये क्या है, वे ऑफ लाइफ है हिंदुइज्म, सिंपल। और आगे कुछ मत बताना। अगर कोई पूछे हिंदू शब्द कहां से है, उनको बोलना कि जब हमारा मेसोपोटामिया के साथ क्या होता था, ट्रेड होता था, तो उनसे जो एस शब्द है यानी सिंध, वो नहीं बोला जाता था और उसको क्या बना दिया इन्होंने, एच, यानी ह बोलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि श को स बोलना स्टार्ट कर दिया, नहीं ह, सॉरी, ह बोलना स्टार्ट कर दिया। तो ये सिंधु बन गया हिंदू, और रहने वाले लोग क्या बन गए, हिंदुस्तान के लोग, राइट, यानी जो वो जगह है। आंसर है आपको जो यहां पे शो हो रहा है अद्वैत। ये किसके द्वारा दिया गया था, शंकराचार्य फिलॉसफी, आदि शंकराचार्य, उनके द्वारा दी गई फिलॉसफी थी। यहां पे आपके लिए मैंने लगा दिया है, आप एक बार इसको बस
याद रख लीजिएगा, एवरीथिंग इज वन, ये है अद्वैत, राइट। हिंदुइज्म मैंने बता दिया, फिलोसफी क्या है, दिस वे ऑफ लाइफ। और ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी होगी, आपको बहुत सी चीजें एकदम एक जैसी लगेंगी कि ये भी यही बोल रहे, ये भी यही बोल रहे, फिर दोनों ने अलग अलग बोला क्यों, राइट। तो आपको बस इतना ही समझना है, जितना सिंपल रखेंगे एग्जाम बहुत हल्का रहेगा आपका, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका, व्हाट फैक्टर चेंजेस द लैंडस्केप ऑफ इंडिया मोस्ट, लास्ट सेंचुरी के अंदर किस वजह से जो इंडिया का जो बोलते हैं ना कि कायाकल्प किस वजह से बदला। इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन 1950 के बाद मैक्सिमम जोर पकड़ा है, ये नहीं आएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये 1900 के अंदर ही स्टार्ट हो गया था, मतलब कि 19th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हो गया था, तो ये भी नहीं हो सकता। डिफॉरेस्टेशन ये आज भी कंटिन्यू है, ये भी आंसर नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, रूरल, यानी कि गांवों से लोग मूवमेंट कहां कर रहे हैं, शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, यहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। किस चीज की अपॉर्चुनिटी है, काम करने की, जॉब की, राइट, ये अपॉर्चुनिटी है। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, एक छोटा शहर था, फिर ये ग्रो होता गया, ग्रो होता गया, ग्रो होता गया, इस तरीके से क्या हुआ, एक शहर, एक सिटी क्या करती है, एक्सपैंड करती है। आंसर आपको यहां पे शो कर दिया है। उसके बाद बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि ये मार्स है और ये जुपिटर है, इसके बीच में जो बेल्ट है इसका क्या नाम है, एस्ट्रॉइड बेल्ट इसको बोला जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया, डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, ये आ गया मार्स और ये आ गया जुपिटर, इसके बीच में क्या है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। 30 तारीख को इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे मनाया जाता है। एस्ट्रॉइड समझ में आ गया। कॉमेट बताता हूं क्या होता है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। कॉमेट ये होता है कि जब वो आगे बढ़ता है ना, उसके जो आइस के क्रिस्टल हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसको धूमकेतु बोलते हैं या पुच्छल तारा भी आप बोल सकते हैं, जिसके टेल आपको दिखाई देती है और काफी ब्राइट टेल होती है। अब आपका जो होमवर्क है, मीटियोराइट और मीटियोर्स, इनके अंदर फर्क ढूंढना है। बस सिंपल सा है, एक धरती तक नहीं पहुंचता, एक धरती पे पहुंच जाता है, कौन सा है वहां पे ढूंढ के निकालिएगा। अगला सवाल है कि जो वेट है ऑब्जेक्ट का पोल के ऊपर ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, किस वजह से। सबसे पहला ऑप्शन है शेप ऑफ द अर्थ, मे बी अट्रैक्शन ऑफ मून इज एन मैक्सिमम, पढ़ते जाइए आप, ए बी सी डी, ग्रेविटेशन पुल इज मोर एट पोल। तो राइट आंसर है ग्रेविटेशनल पुल। क्या होती है, अभी यहां पे मैं एक डायग्राम के तहत समझाता हूं। ये मान के चलिए एक छोटा सा विद्यार्थी है जो कि देखता है कि मेरा वजन यहाँ पे एकदम से 4 किलो बढ़ गया, राइट। ये विद्यार्थी क्या देख रहा है कि मेरा वजन एकदम से 4 किलो बढ़ गया है। अब किस वजह से 4 किलो बढ़ा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जो रोटेशनल स्पीड है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रोटेशनल स्पीड की, उसका इंपैक्ट बहुत कम आता है एज कंपेयर टू इस एरिया पे जो रोटेशनल स्पीड होती है। रोटेशनल स्पीड क्या होती है, ये आप देख रहे हैं, अगर मैं इस सर्कल को यानी अर्थ को घुमाऊंगा तो वो कुछ इसी तरीके से मूव करेगी कि नहीं करेगी। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, एक्सेलरेशन। इसलिए जब भी कोई सैटेलाइट ऊपर लॉन्च करना होता है जो कि भारी होता है, वो हमेशा यहीं से जो कोई कंट्री अगर इस एरिया पे लाई करती है, इस एरिया से लॉन्च किया जाता है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था। ऑलराइट, अगला सवाल है, विच टू ऑफ द प्रोडक्ट इज एनिमल प्रोडक्ट। बहुत सिंपल बच्चों वाला सवाल है, राइट आंसर है आपका ए। देखिए बच्चों वाला सवाल इसलिए क्योंकि पॉलिएस्टर ये आर्टिफिशियल है, लैनिन भी आर्टिफिशियल है, कॉटन पेड़ से उगता है, तो इसलिए बहुत सिंपल सवाल था ये। ऑलराइट, लेदर हो गया, मीट हो गया। उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी बीइंग लो कॉटेज इंडस्ट्री, किस वजह से होता है। मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं, उसी में ये आंसर छिपा हुआ है, ढूंढ के निकाल लीजिएगा। आपके सामने दो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी, राइट। दोनों का जो आकार है बिल्कुल बराबर है। फर्क ये है कि ये फैक्ट्री सिर्फ 100 किलो प्रोड्यूस कर रही है और ये फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है 1000 किलो। तब इसमें से मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी फैक्ट्री कर रही है, ए या बी। बिल्कुल सही जवाब दिया। डेटा को देख के हर कोई बोलेगा कि बी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही एक और शब्द हम ऐड करते हैं, कारीगर कितने काम कर रहे हैं, यानी लेबर पार्टिसिपेशन कितना है, यहाँ पे है सिर्फ 10 का, तो यानी कि 10 मजदूर मिलकर कितना बना रहे हैं, 100 किलो। और यहाँ पे कितने मजदूर हैं, यहाँ पे 1000 मजदूर हैं, राइट। हर मजदूर 1 किलो बना रहा है, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, बिल्कुल कम हो गई। तो अब सवाल ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों,
सवाल आंसर दे दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा पीपल मतलब लोग क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं एक फैक्ट्री के अंदर, राइट। चलिए, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एग्जांपल सेट किया है कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे कि कुम्हार हो गया, या फिर ये हैंडलूम हो गए जिसके कपड़े बनाए जाते हैं, या फिर दरी बनाई जाती है। उसके बाद खिलौने बनाने वाले, या फिर हाथ की कढ़ाई, या फिर ये हाथ की कारीगरी से ही ये सबसे ज्यादा कार्य किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त सवाल है आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, कि जब बादल होते हैं जो ओस है वो कम क्यों पड़ती है। लेस ड्यू इज फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट, क्यों? ABCD बताइए। एक चलिए डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूं, इसका मैं आंसर ये बता देता हूं कि जो क्लाउडी नाइट होती है ना, उसके अंदर जो रेडिएशन है वो बहुत ही कम टेक प्लेस करती है। अब देखिए ये रेडिएशन जो शब्द है ना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, ये रेडिएशन क्या होता है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए जब ऊपर बादल नहीं होते ना, तो जो जमीन है ना जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्यों भाई? गर्मी जा चुकी है, ऊपर जा चुकी है, यानी कि स्पेस मिल गया, और जब यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बनेंगी उसको टाइम मिल जाएगा ड्रॉपलेट्स को बनने का, राइट। लेकिन जब बादल होते हैं ना, होता क्या है, बादलों के वक्त यहाँ पे जो रेडिएशन जा रही है दोबारा टकरा के वापस आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अर्थ है वो बहुत ही धीरे धीरे ठंडी होती है। अर्थ क्या होती है? बहुत ही धीरे धीरे ठंडी होती है, और जिसकी वजह से क्लाउडी नाइट्स के टाइम पे क्या होता है, ड्यू बहुत कम होती है, या मोस्ट ऑफ टाइम होती ही नहीं है। लेकिन अगर क्लियर स्काई है, जल्दी ठंडा हो गया, मतलब फ्रिज के अंदर कूलिंग जल्दी हो गई, और यहां पे फिर आपको क्या देखने को मिलेगी, ओस की बूंदें देखने को मिलती हैं। ऐसा कंसेप्ट ना आपको उसके अंदर भी मिल सकता है, पहाड़ों के अंदर। पहाड़ों में क्या होता है, गर्म हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, और जो ठंडी हवा होती है क्या होती है, भारी होती है, और इस तरीके से वैली की तरफ क्या होती है, एकदम रश करती है, अप्रोच करती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, यहाँ पे होती है थोड़ी सी गर्मी, और ये पूरा जो एरिया होता है यहाँ पे होता है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, पाला जम जाता है एकदम से, राइट। तो ये हमारे बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ब्यूटीफुल सवाल थे, जो कि 10 हमने अभी कवर करे हैं। और अभी बताइए आपका काम क्या है। अभी आपका एक ही काम है, आपको सिंपल सा क्या करना है, ये सवाल है रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर बहुत ही मजेदार रहा। आने वाले लेक्चर हम बहुत ही छोटे रखेंगे, 10 से 12 मिनट में हम बिल्कुल खत्म कर देंगे अपने लेक्चर्स को, मतलब कि कंसाइज रखेंगे, टॉपिक ऐसा रखेंगे कि आपके दिमाग में छप जाए। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।